रजनीकांत है और आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है चुनावी अखाड़ा है, चुनावी महासमर है और इसको लेकर के आर्यावर्त समाचार की ओर से एक खास बातचीत रखी गई है। जिले के उन तमाम बुद्धिजीवियों के साथ, पत्रकारों के साथ वो अपनी राय रखेंगे। और आज जो हमारे स्टूडियो में इस शो में जो शामिल हुए हैं, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आशुतोष कुमार आर्या जी हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। और इनके ठीक बगल में बैठे हैं सुजीत कुमार वर्मा जी, इनका भी स्वागत है। ये दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं। इन दोनों पत्रकार जो हैं जिले के काफी दिग्गज माने जाते हैं और काफी अनुभव है लोगों के पास। पिछले कई दशकों से इन्होंने चुनाव का जो मुद्दा रहा है या जो चुनाव रहा है उस पर अच्छा खासा इन लोगों की पकड़ रही है, नजर रही है, निगाह रही है। तो आज जो सबसे पहला चर्चा हम कर रहे हैं, मेरा पहला सवाल है आशुतोष कुमार आर्या जी से कि ये जो नालंदा जिला में अभी चुनाव 3 तारीख को वोटिंग होने हैं और तमाम प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, इस पूरे चुनाव को नालंदा जिला में आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ समझ पा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव 2020 को? वैसे तो जनता की राय में यह चुनाव बहुत ही अहम है। लोग इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं, लेने की भी चीज है। इस चुनाव में खास करके मुद्दे गांवों से जुड़े हैं, शहरों से जुड़े हैं। पार्टियां अलग ध्रुवीकरण करने में लगी है या जुट चुकी है या अंतिम कर चुकी है, लेकिन आम लोग अब तक, हमारे यहाँ द्वितीय चरण में 3 नवंबर को वोटिंग है, अब तक मौन साधे हैं। और ऐसे में पार्टियां भी बहुत कुछ समझ पा नहीं रही है। प्रत्याशी यहाँ तक की समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किसके प्रति ज्यादा रुझान है। लेकिन निश्चित रूप से विकास, शिक्षा और बदलाव, ये 3 अहम मुद्दे सभी के बीच हैं। बदलाव विकास का, बदलाव शिक्षा में गुणवत्ता का। हर जगह लोग चाहते हैं कि हम अन्य राज्यों की रेस की तरह हम भी दौड़ें। जैसे जैसे यहाँ का लोगों का विकास हुआ है, आकांक्षाएं बढ़ी हैं। जैसे जैसे आकांक्षाएं बढ़ी हैं तो आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं और उस अनुरूप वे अपने को ढालना चाहते हैं और उसी अनुरूप वो चाहते हैं कि सरकार भी उनको उसी तरह मदद करने वाली सरकार वैसी हो जो सहज, या उनके प्रतिनिधि ऐसे हों जो सहज सुलभ हों, उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हुए उन पर अमल करें। ये नहीं, बहुत से ऐसे भी लोग प्रतिनिधि चुन करके गए हैं जिनको बाद में लोगों ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुरंत बात को तो सुनते हैं, फोन भी डायल कर देते हैं, लेकिन काम शून्य होता है। वैसी है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, अब सुजीत जी से जानना चाहेंगे कि आप जितने सालों में, मतलब मेरे ख्याल से 2-3 विधानसभा चुनाव तो आपने देखा ही होगा, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा भी देखा होगा। आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस पूरे नालंदा की बात करें? चूंकि नालंदा सीएम का गृह जिला है, एक कद्दावर नेता जो है, हमारे 2 मंत्री हैं यहाँ से, एक तो सरवन जी हैं जो है और जो उनका प्रतिष्ठा एक दौर पे लगा हुआ है, मुख्यमंत्री भी इसी जिले से हैं। अब इस गढ़ को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, मंत्री को दरकिनार कर दीजिए तो सबसे बड़ी बात है कि सीएम इसी जिले के हैं और एक सामान्य जनभावना देखा जाए, मेंटेलिटी देखा जाए पब्लिक का, तो एक सीएम वहां पर जाति और काम को मायने रखता है। हमारे जिले के सीएम, इसका कुछ न कुछ भावनात्मक असर पड़ता है पब्लिक के, वोटर की सोच पर। ये चीज आप लालू जी का कंस्टिट्यूंसी उठाइए, किसी भी बड़े नेता उठाइए कंस्टिट्यूंसी, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां विपक्ष को हमेशा कमजोरी साबित होता है। तो नालंदा में भी कहीं न कहीं नीतीश फैक्ट्री काम करेगा। ऐसा नहीं कि नालंदा में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, ये भी नहीं कि विकास नहीं हुआ है, मुद्दा नहीं बन पाया है। बड़े बड़े काम हुए विकास के, ऐसा नहीं सड़क से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लागू हुए हैं, मुद्दा नहीं बन पाया है। विपक्ष भी आखिर यहाँ नीतीश का गढ़, नीतीश का किला
ही शब्द यूज करता है। तो दोस्त गौर कीजिएगा कि जिसका गढ़ जिसका किला शब्द यूज करता है, किला में से लगेंगे, किला ढह गया, इस तरह का जुमला उपयोग होता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा न जाति का सर्कल जाएगा, जाति का फैक्टर काम करेगा, न कुश्ती पर राजनीतिक समीकरण, जो जिस गठबंधन का आधार वोट है वही वोट उसके साथ जाएगा। कुछ ऐसे साइलेंट वोटर जो अशोक जी बोलने समझ में किसी को नहीं आ रहा, वही साइलेंट वोटर है जो कहीं न कहीं इमोशनल अटैच रखेगा सीएम से कि मेरे गृह जिले के सीएम हैं। और समय से कोई चर्चा भी आता रहता है, नीतीश कुमार का आरोप भी लगता रहा है कि अपने गृह जिला पर विशेष ध्यान देते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं कहा सकता है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बाहर देख नहीं रहे हैं, आप जिले में कहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो सब काम करेगा कुछ ना कुछ। और विधानसभा चुनाव में 2% का वोट मार्जिन मिले सुधर बहुत बड़ा हेल्प देता है। जो एक सवाल ये उठ रहा है, विरोधी भी कह रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों ने भी इसको बहुत प्रमुखता से छापा है, पूरे जिला में अगर बात करें नीतीश कुमार का तो फैक्टर है, जैसा सुजीत जी बता रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इतने जुमलों के साथ जो आती है, ये जुमला है या चुनाव है, इस पे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पार्टी अपने लाइन से उतर करके जुमलेबाजियों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? पिछले 2-2.5 दशक देखें और उसके पिछले 2-2.5 दशक देखें तो प्रत्याशियों के जुमलेबाजी जो आप बता रहे हैं में बहुत ही फर्क आया है। पहले लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को रंग देते थे, धर्म को रंग देते थे, और खास करके जैसा कि सुजीत जी ने कहा, ये मांद कही जाती है नीतीश जी की। पूरे बिहार में अब ट्रेंड एक हो गया है कि लोग गिनाते हैं कि मैंने ये विकास किया, ये ट्रेंड बदली है। पहले ये ट्रेंड शायद बिहार के लिए लागू नहीं होता, लेकिन अब हर लोग चाहता है और हर लोग ये वादे में बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे और समसामयिक मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। जैसे जहां पर नियोजित शिक्षकों की बात हो, शिक्षा में गुणवत्ता की बात हो, रोड सड़क बिजली की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सड़कें और बिजली लगभग गांवों में पहुंचा दी गई है, तो आज इसकी बात लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब इससे आगे बढ़ करके सोलर की बात होने लगी है, शिक्षा में गुणवत्ता की बात होने लगी है, बिल्डिंग की बात अब नहीं होने लगी है कि जर्जर भवन है, जर्जर शौचालय है, इसकी बात अब नहीं हो रही है, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं लगभग पूरी हो चुकी है। अब हर क्षेत्र, हर मुद्दा जो है गुणवत्ता की ओर जा रहा है, क्वालिटी मेंटेन करने की बात चल रही है। अब वही बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गुणवत्ता की बात जो आ रही है, यही बात उनके मुद्दों में भी है। नेता अपनी बातों को जब रखते हैं तो उसमें भी गुणवत्ता को कहीं न कहीं वो आधार मानते हैं कि आज मैंने कही और कल पूरा ना करूं तो अगली बार मैं किस मुंह से जाऊं। क्योंकि अब एक नालंदा को, खास करके नालंदा को ले लीजिए, तो शायद ही ऐसे जिले होंगे जहां इतनी NHAI सड़कें बनाई या बना रही है। उसमें शिक्षा की बात जहां तक चले तो वैश्विक धरोहर को पुनर्जीवित किया गया है। लेकिन यहाँ भी मुद्दा ये है कि स्थानीय लोगों को उससे जैसे जोड़ने की बात चल रही थी, वो थोड़ा लगता है कि मुद्दे से भटकता हुआ आ रहा है नजर। जैसे पहले कहा गया था कि 100 गांवों से यूनिवर्सिटी चलती थी, आज उस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा चुकी है, उससे 100 गांव पुनर्जीवित होंगे। ये थोड़ा कहीं न कहीं लग रहा है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं। उस मुद्दों पे भी आएंगे। सवाल है एक जुमला एक चुनाव जो विधानसभा में भी चल रहा है। क्या लगता है सुजीत जी कि ये जो जुमला है या जो जुमलेबाजी का प्रयोग किया जाता है, क्या वोटर्स अब भी उसी प्रकार से है जो 20 साल पहले वो बहकावे में आ जाते थे या बहक जाते थे? आपको क्या लगता है बिहार किस ओर जा रहा है? देखिए, जुमला बिना चुनाव होगा ही नहीं, जुमला ही आगे चलकर मुद्दा बनता है।
ठीक है, लोग कहते हैं कि सपोज कीजिए आप नेशनल इश्यू पर जाइए, मोदी जी ने जुमला दिया 1 करोड़ रोजगार का, अगर जुमला नहीं होता तो आज 1 करोड़ मुद्दा नहीं बनता। तो बिना जुमला का चुनाव हो ही नहीं सकता है। आप लोग बहकावे में आने वाले भी नहीं है। इस बार जो चुनाव है बिहार का है, 15-15 साल दोनों बिहार के प्रमुख नेताओं का शासन लोगों ने देखा हुआ है। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है बिहार का, ठीक है। इसमें जुमले जो मुद्दे बने हैं और जिन मुद्दों पर काम हुआ उसकी परख हुई है, और जनता ही निर्णय ना हम कर सकते हैं आप कर सकते हैं। वो नेता का जुमला है या मुद्दा है, ये चुनाव परिणाम तय कर देगा। बहुत टर्निंग पॉइंट चुनाव है। 15 साल कसौटी पर एक नेता जो पिछड़ चुके थे, एक नेता 15 साल की कसौटी पर परखे जा रहे हैं। अब यही निर्णय करेगा कि जुमला क्या है, मुद्दा क्या है। जुमला मुद्दा का फर्क करेगा अंतर। जुमला आप नहीं कर सकते, जुमला ही मुद्दा बनता है। जैसे तेजस्वी यादव ने मान लिया प्रमुख नेता जो भी है सीएम के चेहरे के तौर पर उनको जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन्होंने भी रोजगार की बात कही 10 लाख, विपक्ष जुमला बोल रहा है। एनडीए की ओर से आया 19 लाख रोजगार के अवसर का, ये भी जुमला कहा जा रहा है। दोनों उसी को मुद्दा बना रहे हैं, 19 लाख का मुद्दा बना रहा है, 10 लाख का मुद्दा बना रहा है। जुमला कुछ नहीं होता है, वही जुमला मुद्दा होता है। जो दूसरे के लिए जुमला दूसरे के लिए मुद्दा बनेगा, एक के लिए जुमला दूसरे के लिए मुद्दा बनेगा। आशुतोष जी के पास जरूर आएंगे, क्योंकि बात हुई थी पर्यटन की और आपने धरोहर की बात की थी। मेरे समझ से जहां तक मैं जानता हूं, आपको इस पूरे जो 12 साल का पत्रकारिता जीवन मेरा रहा है और आपका तो खैर 2-3 दशकों का रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को आपने भी देखा है। क्या जो धरोहर की बात हो रही है, वो धरोहर बचाने के लिए नालंदा या पूरे नालंदा की प्रशासन की बात करें, सरकार की, क्या लगता है कि विश्व धरोहर जिस रूप से इसको स्थापित किया गया वो एजेंडा में है, या वो धरातल पर है, या जो दिखना चाहिए था फर्क वो दिख रहा है? तो उसके बाद फिर विश्वविद्यालय की बात करेंगे। जहां तक नालंदा में धरोहर के विकास की क्षमता है, मेरे हिसाब से पहले 1-2% इसका उपयोग होता रहा हो, जितनी क्षमता है नालंदा में। आज कुछ ही हम आगे बढ़े हैं। जैसे विश्व धरोहर में मेरा नालंदा चला गया जरूर, लेकिन उसके कारण फ्लो ऑफ टूरिस्ट जो बढ़ना चाहिए था, जो आसान्वित थे लोग, जो रोजगार पैदा होना चाहिए था, शायद हम अभी भी उस मुकाम को नहीं छू पाए हैं। जिस भी धरोहर की बात करें, चाहे बिहार शरीफ एक सूफियों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। एक मायने में कहा जाए कोई भी धरोहर किसी से छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर बात चली है धरोहर की, तो राजगीर बौद्धिस्टों के साथ ही हाल ही में पता चला एक किताब के अनुसार कि 6 साल यहाँ ईसा मसीह भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं, यहाँ ज्ञान ले चुके हैं। तो ईसाइयों के लिए हमारे यहाँ क्या है, 600 साल बिता देना और एक बहुत बड़े धर्म का बौद्ध के रूप में ही लिया जाए, तो बौद्धिस्टों को जितना कैश टूरिस्ट के रूप में अन्य राज्य कर रहे हैं, जो मेरे गढ़ है नालंदा, वहाँ संभवतः उतना विकास नहीं हो पाया। हम मान सके कि अभी जितनी क्षमता है 5% से अधिक उसका कैश टूरिस्ट के रूप में नहीं कर पाए। सुजीत जी, नालंदा जो अभी धरोहर के रूप में विश्वविद्यालय को धरोहर के रूप में शामिल किया है, उस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए, पुरानी मांग थी, विश्व धरोहर में शामिल हो गया, उसके आगे कोई काम वहां नहीं बढ़ा अभी तक। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, इसमें कोई इनकार नहीं, तो विश्व धरोहर में शामिल हो गया वहां का एक साइट। लेकिन लगभग 2 लाख पर्यटक वहां प्रत्येक वर्ष आते हैं, देशी विदेशी लगभग 2 लाख आते हैं। पर्यटकों के ठहराव की व्यवस्था नहीं है। एक विश्व धरोहर के लिए जो निश्चित पैरामीटर है, बफर जोन हो, वेंडिंग जोन हो, इस सब में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ विश्व धरोहर बना गया कि पर्यटक का फ्लो बढ़ेगा कैसे। पर्यटक के लिए ठहराव की व्यवस्था नहीं। आपको ठहरना है तो राजगीर में ठहरिए, या फिर गया चले जाइए, या वापस पटना चले जाइए। ये मुद्दे शामिल। और राजगीर का भी देखा जाए तो जैसा सोची ने कहा कि बौद्ध शिल्प बौद्ध, राजगीर में सनातन की व्यवस्था है, महाभारत कालीन समृद्ध इतिहास वहां का है। एक भी ऐतिहासिक स्थल वहां उभारा नहीं गया है महाभारत काल का। मेरे ख्याल से 33 कोटि देवी देवता का है, ये मलमास मेला वहां से भी घूम कर सकते हैं आप,
सेमी कुंभ कर सकते हैं, छोटा सा कुंभ ही लगता है, जैसे सिमरिया में कुंभ लगता है वैसा ही कुंभ इसको कर सकता है आप। उस तरफ से डेवलप तो नहीं हो पाया कुंभ का मेला, ठीक है, लोग आस्था चले आते हैं। हमारे पास स्थानीय पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बढ़िया स्कोप था राजगीर में, जिसे भी कोई इनकार नहीं कि वर्तमान सरकार ने पर्यटक स्थलों को विकास के लिए पर्यटकों को यहाँ बुलाने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन और विकल्प देखना चाहिए था। सुफीज में है यहाँ, उसको डेवलप नहीं किया गया, संत लोग रहे उनका नहीं हुआ, सनातन परंपरा को नहीं रहा। तो जब महाभारत के देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, पांडु पोखरी चला जाए, महाभारत का इतिहास है वहां पर, आप भरतपुर चले जाइए, महाभारत का इतिहास है, उसमें बुद्ध की प्रतिमा लगाने का क्या मतलब हुआ है? आपको डेवलप कर सकते हैं सनातन के लिए भी ना। पर्यटक तो स्थानीय पर्यटक भी होते हैं, विदेशी पर्यटकों का एक लिमिट करने का, स्थानीय पर्यटकों कोई लिमिट नहीं है। तो सवाल वही है आशुतोष जी कि ये राजनीतिक मुद्दा जो कहता है बिहार को इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री मेरे ख्याल से पर्यटन से बड़ा उद्योग बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। और खास करके नालंदा अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पर्यटन पे अच्छा खासा काम भी किया है, हम हो, आप हो, सुजीत जी हो, पर्यटन को बहुत नजदीक से देखा है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा पिछले 20 मतलब मेरे ख्याल से 30 सालों से, या मेरे ख्याल से जब से होश में हम हैं या कोई आप रहे होंगे, कभी पर्यटन एक उद्योग के रूप में एक मुद्दा बने किसी पार्टी के लिए, ये नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? बहुत ही उम्दा किस्म का आपका सवाल है। मैं जहाँ तक आज तक मैनिफेस्टो पढ़ा हूँ, उसमें आज तक राजगीर हो, बिहार शरीफ सूफीज्म का बहुत बड़ा है। यहाँ वो लोग जैसे हम लोग महापुरुष बोलते हैं, मुस्लिम लोग बुजुर्ग बोलते हैं, 37 बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं। अजमेर शरीफ जो है उनके उस्ताद यहाँ पे हैं बिहार शरीफ में। तो एक राजगीर हो गया, पावापुरी हो गया, नालंदा हो गया, बिहार शरीफ हो गया, ये आज तक के मुद्दा बना ही नहीं। जबकि बिना नाम लिए मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि यहाँ के जो भी कद्दावर कहे जाते हैं, उनका राजनीतिक में पदार्पण इन्हीं विषयों से है। चाहे नालंदा का विकास, नालंदा विकास समिति हो, टाल क्षेत्र विकास समिति हो, युवा उत्थान समिति हो, यही 3 मुद्दे लेकर के हमारे नेता आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से उनके मन में रहा हो या नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो में आज तक शामिल नहीं हुआ। कारण क्या है? देखिए, इसमें वोट नहीं है, इसमें वोट नहीं है, पर्यटक आपका वोटर नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं, सरकार विकास कर रही है, एजेंडा बनाकर विकास नहीं हो रहा है। मगर रोजगार का सृजन तो इसलिए रोजगार का सृजन है, लेकिन रोजगार मुद्दा बना कब है? हम जहां तक हमें याद है, विगत 4-5 चुनाव से 20-22 साल से लगभग देख रहे हैं पत्रकारिता में भी, तो रोजगार मुद्दा अगर बना है तो इस बार सुन रहे हैं रोजगार की बात हो रही है। सुशासन, जंगल राज, जाति, धर्म, यही होता रहा है। पहला बार हो कि रोजगार की बात हो रही है। 10 लाख तो 19 लाख पहला बार हो रहा है, मतलब कंपटीशन चल रहा है रोजगार। ये पहला बार है। टर्निंग पॉइंट का ये जो है बिहार चुनाव, टर्निंग पॉइंट है इस समय जो है ये चुनाव। रोजगार मुद्दा बना कहाँ पर? बिहार में क्या आपके पास पर्यटन? झारखंड बैठने के बाद आपके पास रोजगार नहीं बचा क्या? तो पर्यटन बहुत बड़ा साधन था यहाँ पर। अब हमको जहाँ तक याद है, अगर आप त्र्यंबकेश्वर चले जाए, अकेला नासिक या पुणे का एक इकलौता इंडस्ट्री वो है। आप तिरुपति चले जाइए, आपका वहां से आप चेन्नई चले जाइए, शंकर नेत्रालय है, आप कहीं भी चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, उज्जैन महाकाल चले जाइए, मेरे समस्या अजमेर चले जाइए, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार चले जाइए, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो पूरे भारत में अगर दिल्ली के बाद सूफीज्म कहीं है तो वो आपके बिहार शरीफ में है, पूरे नालंदा जिला में। बावजूद इसके आप देखेंगे कि जो रोजगार की बात होती है, इतना बड़ा रोजगार आपके पास है, और इसके राजस्व से ही हमको लगता है कि जो जुमला लोग कह रहे हैं 10 लाख और 19 लाख, उसकी पूर्ति हो सकती है। मतलब एक आधा इंडस्ट्री का पर्यटन विकल्प बन सकता है रोजगार का। क्या लगता है आपको? हम तो आपको कहेंगे कि
जिसको लोग बहुत छोटे में लेकर के आंक करके चल रहे थे। चुनावी मुद्दा ही या कहिए कि मैनिफेस्टो से हट करके है ये जुमला जिसको बता रहे हैं, या मुद्दा जो जुमला ही मुद्दा, जैसा कि सुजीत जी ने बताया, एक दूसरे के प्रासंगिकता बढ़ाते हैं। एक किसी एक ने उठाया है, उसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियां इसी मुद्दे पे गई। पहला मौका है जब रोजगार इतना बड़ा मुद्दा बना है। एक बार और बना था, याद होगा आपको, बिहार के लिए संदर्भ न कहें तो एक बार और मुद्दा बना था, लेकिन वो गौन हो गया है। लेकिन ये पहला मौका है जब बिहार में इतना जोरों से रोजगार का मौका मुद्दा उठा है। और नालंदा में अगर बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में इतने रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं जो असीमित है, इसको लेकिन अब भी मुद्दा बनना शेष है। अभी मुद्दा बनना शेष है। पर्यटन कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, आप समझ लीजिए कि नालंदा में पूरे ट्रेवल मैनेजमेंट की पढ़ाई बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है, अफसोस की बात है, नालंदा में बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है। अफसोस है मेरे ख्याल से। बंगाल, उड़ीसा और बिहार का ये इकलौता कॉलेज है जहाँ पर डिग्री की बात होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब ये जानना चाहेंगे कि देखिए अभी जो पूरा महासमर है, जदयू राजद का भय दिखाती है। राजद कहती है कि अगर हम इतने भयानक थे तो हमको 2.5 साल क्यों लेकर साथ चले। अब इस स्थिति में वोटर क्या करे? एक पत्रकार की हैसियत से आप क्या समझ पाते हैं? ये जो जंगल राज की बात होती है, लोग पूरे सोशल मीडिया जो है आज इसी पर है। कोई कहता है कार लूट कर चला जाएगा, कोई कहता है किडनैपिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। तो आखिर एक दूसरे से डराते डराते कहीं आपको नहीं लगता है कि वोटर और भी कमजोर होते जा रहे हैं? इस मुद्दे पर थोड़ी सी राजनीति की तह तक जाना पड़ेगा कि पहले लोग राजनीति करते थे, राजनीति करते थे, आज राज और नीति करते हैं। नीति बनाते जरूर हैं लेकिन राज पेट में रखते हैं। बोलेंगे मुंह जुबान पे कुछ होगा और काम जहाँ से होना है वहाँ पे नीतियाँ कुछ और काम करेंगी और मुद्दे उठाए जाएंगे कुछ, किए जाएंगे कुछ। तो हमको लगता है कि ये मुद्दा ही अभी नहीं है। ये कोई कह ही नहीं सकता। जो गांधी जी के 7 वचन सभी जगह लिखवाए जा रहे हैं, पोस्टर बनवाए जा रहे हैं, हमको लगता है कि लिखवाने वाले हर एक नेता अगर सुधर जाए, और सबसे मेरा तो मानना है कि अगर देश की राजनीति को सुधारने की इच्छा प्रबल हुई तो सबसे बड़ी जनता है। और जनता के बाद अगर कोई असली राजा है तो वो ICS से चुन करके जो आते हैं, आज भी IAS और IPS आते हैं। हमको लगता है पूरे बिहार में 2 अंक में नेता नहीं होंगे जो नीति प्रभावित करते हैं। नीतियों को जो राज्य में लागू होनी है उस नीति को प्रभावित करने वाले 2 अंक में नेता नहीं होंगे अगर प्रभावित करने वाले नेताओं को। लेकिन 3 अंक में वैसे लाल फीताशाही होंगे जो नीतियों को प्रभावित करते हैं। 3 अंक में कम से कम होंगे। अगर वो चाहें, अगर वो ईमानदार हो जाए, और जनता तो सर्वोपरि है, अगर ये दोनों जनता की अगर सुनने लाल फीताशाही लगे तो ये जो आज राजनेता किसी दूसरे के मुद्दा को जुमला बता रहे हैं, फिर अपने को मुद्दा बना रहे हैं, ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। और वही होगा जो जनता चाहेगी, क्योंकि कार्यपालिका उनके साथ होगी। और कार्यपालिका जब लाल फीताशाही जिस दिन अगर जनता के साथ हो जाए तो राजनीति में बदलाव एकदम निश्चित है और वही स्वर्ण युग लेकर के आएगा। और आज न कल इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पे जनता से डायरेक्ट
लाल फीताशाही जिस दिन जुड़ गई, वो जनता को देखने लगी सही में, राजनीति से हट करके, राजनीति से प्रभावित हुए बिना, तो सच में न जुमला शब्द रहेगा और न मुद्दे शब्द रहेगा, दोनों ही हट जाएंगे और काम, और केवल काम, और उसमें गुणवत्ता ही गुणवत्ता होगी। सुजीत जी, इस पे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बात वही है, डराने वाली बात। जैसा बोले राजनीति 2 जोड़ 2 4 का खेल नहीं होता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए। अगर थोड़ा सा भी सीट में उलटफेर हुआ है तो कौन किसके साथ चले जाएंगे, कौन किससे हट जाएंगे, आप अभी नहीं कर सकते हैं। मगर ये जो बात होती है ना, जंगल राज आ जाएगा। अब जंगल राज आ गया, एक बहुत बड़ी पीढ़ी जो है 15 साल में ऐसी नई पीढ़ी की पौध जो है बड़ी हो चुकी है, जो जंगल राज नहीं देखा है। मुद्दे उसके लिए काम कर रहे हैं। जंगल राज का जुमला उसके लिए काम नहीं करने जा रहा है, न सुशासन का जुमला काम करने जा रहा है। इसलिए ये बहुत टर्निंग पॉइंट का प्रोग्राम हो रहा है। जंगल राज अब कह तो रहे हैं जंगल राज, लेकिन आप देखिए ना जंगल राज मुद्दा बन पा रहा है, मुद्दा में तो रोजगार ही है, सरकार की विफलता बन रही है मुद्दा, या विपक्ष का जो है मुद्दा उठाने में नाकामी सामने आ रहा है। कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है, ना जंगल राज उठ रहा है, ना धारा 370 बन रहा है, ना राम मंदिर मुद्दा बन रहा है, कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। दूसरे चुनावों में क्या होता था, ये मुद्दा बनता था, विपक्ष की कोशिश होती थी कि उसको वहीं पर जाके जो है गोल करे, और दूसरा पक्ष भी चाहता था कि विपक्ष भी वहीं पर आकर के गोल खाए। दोनों का मुद्दा वही होता है। प्रयास हो रहा अभी भी, सभाओं में बातें उठ रही हैं, लेकिन ना वो माई संगठन काम कर रहा है, ना कुछ अभी चर्चा हमारी, सिर्फ मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति से आप जातिवाद को नहीं हटा सकते हैं कभी। ये दशकों पुराना चीज रहा है। ये इस पे हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे। ये जो जातिवाद का इंजेक्शन है पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में, बिहार की बात जब हम लोग करते हैं, 93 में मुझे पता चला कि आप हिंदू हैं, 96 में पता चलता है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं। ये बिहार के विकास में कितना बड़ा अवरोधक आप मानते हैं? क्योंकि बिहार के संदर्भ की बात करते हैं, हर कोई आज जो है वो जातिगत खांचे में बट रहा है, तो ये बिहार के विकास को अवरुद्ध करेगा या बिहार क्या करेगा? मतलब आप इसको किस तरीके से लेंगे? खास करके बिहार के संदर्भ में कहा जाता है, यहाँ जाति का मुद्दा हावी होता है। इसके तह तक जाने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अशिक्षा भी बिहार में है, और आज भी अगर शिक्षित हुए हैं तो सही मायने में शिक्षा हम लोगों को, बहुत ज्यादा शिक्षा को हम पकड़ नहीं पाए हैं, उसमें गुणवत्ता नहीं ला पाए। जब तक शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाते हुए और उस पर बेहतर से काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मुद्दे को, अपने खुद की क्षमता को हम नहीं परखेंगे, हम में क्या है, किस जिले में किस चीज की क्षमता है, किस युवा में किस चीज की क्षमता है, हम साइंस के प्रति अग्रेसिव हैं, ज्यादा हमें पढ़ने में रुचि है। पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें तो IAS बनना है, तुम तो इतिहास से पढ़ो, ज्यादा कारगर साबित होगा। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है, पिताजी कह रहे हैं IAS बनना है। ये जो शिक्षा में जो गुणवत्ता वाली बात है, यहाँ तक कि हम अपने खुद में मुद्दे जब नहीं ला पा रहे हैं तो जातीयता उससे बहुत हद तक जुड़ा हुआ। और जब तक यहाँ शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी, जातिवाद खत्म नहीं, जातिवाद आप इस बात मेरे ख्याल से। हाँ, ये आप चूंकि शो का समय भी हो रहा है और काफी व्यस्त है आप लोगों की, चुनाव में हम लोग सब लोग बहुत दूर तक जाना है। अभी 3 नवंबर है और हम लोग को लास्ट फेज जो आप कहते हैं चुनाव, उसके बाद पॉलिटिक्स तक हम लोगों को चुनावी मैदान में रहना। एक लास्ट सवाल है आप दोनों से, चाहे कम शब्दों में आप इसका जवाब दे सकते हैं। 2020 क्या फिर से आएंगे नीतीश? आशुतोष जी। ये शायद अभी अनुमान लगा पाना या जुबान से बोलना अतिशयोक्ति रहेगी, इसलिए इस सवाल को खास करके हम लोगों से न पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। सुजीत जी क्या चाहिए? आशुतोष जी ने सही कहा, ये ऐसा सवाल, इसका जवाब देना अभी फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ फिर बोल रहे हैं, यह परीक्षा है।
एक परीक्षा की घड़ी एक है। परीक्षा है दोनों नेताओं के लिए, और एक 15 साल आजमाया हुआ है, दूसरा को अभी तुरंत आजमाया गया, परीक्षा देनी है। बस बहुत बड़ी चीज है ये। किसी भी करवट बैठ सकता है, जो भी देखने में लग रहा है कुछ नहीं कर सकते अभी आप। तो ये दो राय है जो आपके सामने है। आशुतोष जी हिंदुस्तान अखबार में है। फिर से मैं बता दूं कि काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोच भी इनकी जो है वो झलकती है अखबारों के माध्यम से। और दोनों जो है, सुजीत कुमार वर्मा जी, दोनों का अच्छा खासा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इन्होंने राजनीतिक विश्लेषण जिस तरीके से किया है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक खाती के रूप में रखने की जरूरत है, सहेजने की जरूरत है। ये विश्लेषण का असर 2020 के 10 नवंबर को क्या होता है वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इस शो में हमसे बात करने के लिए और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी और सुजीत कुमार वर्मा जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।